देखिए सबसे पहले हम करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन सबसे पहले तो प्रतिरोधों का संयोजन किया क्यों जाता है, क्योंकि जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास दो, तीनों या चारों, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये हमारे पास है। लेकिन इनसे हमारा काम नहीं चल रहा, हमें इनसे ज्यादा मात्रा का प्रतिरोध प्राप्त करना है, इनसे ज्यादा मान का। इनका मान क्या है, 1 का 2 है, 1 का 3 है, 1 का 4 है, लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं। हमें एक ऐसे प्रतिरोध की जरूरत है जिसका मान इन तीनों से ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए या तो आप इन तीनों प्रतिरोधों से उसको प्राप्त कर लो या फिर दूसरा खरीदो। तो हमारे पास जो है उसी से नया प्रतिरोध बनाने के लिए इन तीनों प्रतिरोधों को किसी क्रम में जोड़ा जाता है। तीनों प्रतिरोधों को किसी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही प्रतिरोध हमारे पास हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उन प्रतिरोधों के द्वारा, मतलब उन प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़कर हम एक नया प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो ऐसा करने के लिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है और उनको एक साथ जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा, किस प्रकार से प्रतिरोध जुड़ेंगे जरा देखिए आप। श्रेणी क्रम में तीनों जो, जैसे कि एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। ये हमने 3 प्रतिरोध जोड़े हैं और ये तीनों प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों प्रतिरोध यानी कि एक R1, एक R2 और एक R3, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए हमें इनके साथ में एक बैटरी या सेल को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी या सेल को। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेल जोड़ रहा हूँ, ये हमने एक मान ली जाए कि एक बैटरी जोड़ दी, इसको बैटरी भी नाम दे दी। और इस बैटरी से धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर एक कुंजी लगा दी। ये कुंजी के अंदर ये बिंदी अगर नहीं है तो कुंजी खुली है, कुंजी खुली रहेगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित कब होगी, जब ये कुंजी बंद होगी। और बंद करने के लिए यहाँ पर एक बिंदी लगाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये अभी अपन ने इसमें बिंदी लगा दी है, मतलब इसमें से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो धारा किस प्रकार से बहेगी, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जिधर धनावेश की दिशा होती है, जिधर धनावेश की दिशा रहेगी उधर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धनावेश किधर है इसमें, इधर, तो धनावेश इधर बहेगा, तो मतलब विद्युत धारा की दिशा भी क्या होगी, इधर ही होगी। यानी कि इधर विद्युत धारा बहेगी, ये आई धारा, ये इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ तक आई धारा आई आपकी, तो ये आई धारा, इसमें से भी आई धारा बहेगी, इसमें से भी आई धारा बहेगी, इसमें से भी आई धारा बहेगी। क्यों बहेगी, क्योंकि यहाँ पर धारा का मार्ग नहीं बदल रहा, रास्ता नहीं बदल रहा, रास्ता एक ही है। तो अगर रास्ता नहीं बदलता है तो विद्युत धारा का मान भी नहीं बदलता, और रास्ते अगर बदलते हैं तो विद्युत धारा का मान बदलता है। इसमें एक ही रास्ता है ना विद्युत धारा के बहने के लिए, तो विद्युत धारा यहाँ से बहती हुई इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पर भी कौन सी धारा आ जाएगी आपकी, आगे। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अलग बिंदु है हमारा A, यहाँ पर एक अलग बिंदु है B, यहाँ पर एक अलग बिंदु है C, यहाँ पर एक अलग बिंदु है D। तो इसमें देखिए बिंदु अलग अलग है, सभी प्रतिरोधों के बीच में बिंदु अलग अलग है। तो होता क्या है, जब भी बिंदु बदलाते हैं तो विभवांतर बदलता है। क्या बदलता है, विभवांतर या विभव बदल जाता है। और जब मार्ग बदलते हैं मतलब रास्ते बदलते हैं तो विद्युत धारा बदलती है, मतलब आवेश बदलता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखिए आप, यहाँ पर बिंदु बदल रहे हैं, इन दोनों इस प्रतिरोध के लिए बिंदु अलग है, मतलब ये वाला जो प्रतिरोध है ये ए और बी के बीच में है, ये प्रतिरोध बी और सी के बीच में है, ये वाला जो प्रतिरोध है वो सी और डी के बीच में है, लेकिन रास्ता सभी का एक ही है। मतलब कहने का ये है कि विद्युत धारा तो आपकी वही रहेगी जो यहाँ पे आपने प्रवाहित की है, मतलब यही धारा पूरे प्रतिरोध में प्रवाहित होगी, लेकिन इसके लिए विभवांतर V1 रहेगा तो इसके लिए रहेगा V2। बदल रहा है विभवांतर, इसके लिए विभवांतर रहेगा V2। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है आपको सीधी सी ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। जब रास्ता नहीं बदलता है तो धारा का मान भी नहीं बदलता है, और जब बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर नहीं बदलता है। अब यदि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा, और रास्ता बदलोगे तो धारा बदलेगी। रास्ता नहीं बदला रहा है तो धारा नहीं बदल रही है, लेकिन बिंदु बदला रहे हैं इसलिए विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है ना? अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो चीज ये मैं आपको बता देता हूँ। माना कि 3 प्रतिरोध, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या लिखी है हमने, देखिए ये आपका पहला प्रतिरोध है, इसके 2 सिरे हैं, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध है इसका, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा। बस इन्हीं के बारे में अपन ने परिभाषा लिखी है। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगला जो प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से जोड़ना प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। इसमें एक लाइन ये भी करनी है हमें कि इन सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल प्रश्न इस यूनिट में से इकाई में से आते हैं, आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्नों में ऐसी बातें पूछी जाती हैं, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी अपन प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन करते हैं तो उनमें धारा एक ही बहती है, उनमें धारा एक ही बहती है। या फिर इसका उल्टा करके बोल दो आप, जब सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है तो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। और अलग अलग धारा बहती है तो समान। ये बात याद रखना। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इन सभी प्रतिरोधों में बैटरी B के माध्यम से I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल विभवांतर। क्या लिखेंगे? कुल विभवांतर। मान ले जाए कि इन सभी का तुल्य विभवांतर अपन ने मान लिया V, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। दे दी समीकरण 1। अब यहाँ से आपके पास में V1 V2 और V3 सभी के मान आपको निकालने पड़ेंगे, और इनके मान निकालने के बाद अपन समीकरण 1 में रख देंगे। तो V1 V2 V3 इनके मान कहाँ से निकलेंगे? तो देखिए अभी अपन ने कल ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम, ओम का नियम क्या निकाला था भैया हमने? V बराबर R। ये आपका ओम का नियम होता है। ये V होता है विभव या विभवांतर, मतलब वोल्टेज, R होता है प्रतिरोध, I होती है धारा। मतलब V का ये सूत्र होता है, V बराबर क्या होता है? R। तो यहाँ पर अपने पास कितने V हैं? 1 2 3। तीनों के लिए V1 V2 V3 के मान अपने को निकालने हैं। V1 क्या है? आपका पहले प्रतिरोध का विभव है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या है? V1। प्रतिरोध क्या है उसका? और धारा तो I है। क्या I1? I है केवल। फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 बराबर R। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए V1 V2 V3 के मान कहाँ पे रखेंगे हम? समीकरण 1 में, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए V बराबर
V1 का मान हमारे पास में क्या है, R1I प्लस V2 का मान लिखा हुआ है R2I प्लस V3 का मान है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है आपका परिणामी विभवांतर, विभव भी लिख सकते हो, परिणामी विभव या विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा आपका V बराबर RI, ये V बराबर RI होता है ना, यानी कि V के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं RI, तो ये RI बराबर पे इधर देखिए I सभी में हम क्या करेंगे, सभी में से I कॉमन दे देंगे, तो अंदर बच जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, यानी कि R बराबर क्या बच जाएगा अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपने परिणामी विभवांतर निकाला था, तो ये प्रतिरोध कौन सा होगा, परिणामी प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध होगा, तो ये जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और किस संयोजन की बात चल रही है, श्रेणी क्रम, तो आपको एक लाइन यहाँ पर लिखनी है, अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के किस प्रकार से होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब समांतर क्रम के लिए देखिए मैं आपको चित्र बना देता हूँ, वो आप लोग कर सकते हैं, मान जैसे निकलेगा समांतर क्रम में इस प्रकार से आपके 3 प्रतिरोध रहेंगे, देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ी, जैसे कि ऊपर वाले में जुड़ी थी, एक और चीज जोड़नी पड़ती है अपने को यहाँ पर कुंजी, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है। यहाँ से आपने एक बैटरी के माध्यम से आई धारा प्रोवाइड की, ये आई धारा यहाँ तक बहेगी। अब लेकिन ये जैसे बिंदु A है और ये बिंदु B है, यहाँ पर देखिए अब इस धारा के बहने के लिए कितने रास्ते आ गए, यहाँ पर 3 आ गए ना। अब एक रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर सभी के लिए धारा अलग अलग रहेगी, यानी कि यहाँ के लिए अगर दे दें अपन I1 तो ये हो जाएगी I2, ये हो जाएगी, बढ़ गई ना धारा तीनों अलग अलग। किस प्रकार से ये तीनों धाराएं यहाँ जाएंगी, I1 I2 और ये I2, और जब ये तीनों यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर फिर कौन सी, फिर वापस डबल से कौन सी धारा बन जाएगी आपकी, ये धारा मिलती है यहाँ पर आ जाएगी। अब लेकिन अब देखिए जब मार्ग बदलते हैं तो धारा तो बदलती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज सेम रहेगी, और वो क्या रहेगा आपका, क्या रहना चाहिए, विभवांतर। क्योंकि यहाँ पर देखिए R1 A और B के बीच में जुड़ा है, R2 B और B के बीच में जुड़ा है, और R3 भी A और B के बीच में, नहीं बदल रहा है ना बिंदु, तो इस प्रकार यहाँ पर विभवांतर परिवर्तित नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा था कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, धारा, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से आपने V का मान निकाला था, अब आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर ये आना चाहिए आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप इसको हल करके देखिएगा, ठीक है, आता है कि नहीं आता है। देखो जैसे ये एक चालक है और इसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है ना, तो जब हम इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो इस चालक के अंदर के जो आयन रहेंगे, इसके अंदर के आयन, यानी कि जैसे कि परमाणु है तो परमाणु के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, तो वो जो आयन रहेंगे वो आयन इस चालक में धारा प्रवाहित करने पर उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, मतलब उस धारा को थोड़ा बहुत रोकते हैं। जब हम एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के जो आयन हैं विद्युत धारा के मार्ग में
थोड़ी बहुत रुकावट डालते हैं, और उस रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध? कि किसी भी चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये रुकावट किसके द्वारा डाली जाती है? उस चालक के द्वारा ही, और चालक के आयनों के द्वारा, है ना। मतलब चालक के अंदर जो आयन रहते हैं उन आयनों के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है, और उस रुकावट को बोला जाता है चालक का प्रतिरोध। अब इसके बाद में चालक के प्रतिरोध के लिए हमने कुछ कारक लिखे हैं। चालक को 3-4 कारक हैं जिनसे चालक का प्रतिरोध प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब ये होता है कि किन चीजों से चालक का प्रतिरोध बढ़ सकता है और कहां पर चालक का प्रतिरोध कम हो सकता है। उसके लिए हमने सबसे पहले लिखा है कि चालक की लंबाई पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? चालक की लंबाई पर। तो देखिए, लंबाई चालक को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो किसी भी चालक की जो लंबाई होती है ना, वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी चालक की लंबाई प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये R इस L के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि L का मान अधिक होगा तो R का मान भी अधिक होगा। अब R क्या है इसमें? प्रतिरोध, और L है लंबाई, है ना। तो यदि लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एक जो लंबा तार होगा, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। दूसरा आता है आपका क्षेत्रफल पर। पहला तो है आपका किस पर? लंबाई पर, और दूसरा कारक होगा आपका क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल की बात करें तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उसके उल्टे क्रम में। यदि आपको मैं बोलूं कि जैसे आपका एक चालक ये है, एक चालक ये है, तो इसके अनुसार प्रतिरोध किसका ज्यादा होना चाहिए? ये जो हमने लिखा है R व्युत्क्रमानुपाती बनापान है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। आपके सामने मैंने 2 चालक बनाए, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसमें प्रतिरोध किसमें ज्यादा होना चाहिए? छोटे वाले में प्रतिरोध ज्यादा होगा और बड़े वाले में प्रतिरोध कम होगा। ठीक है ना। इस प्रकार एक चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अगला पॉइंट आता है आपका पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए, चालक जो होते हैं वो सभी धातुएं होती है। सभी जो धातुएं होती है वो क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। लेकिन सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन बराबर नहीं मान सकते हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम रहती है। तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि विद्युत धारा किसके माध्यम से बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि किसी पदार्थ में ज्यादा है तो उसमें विद्युत धारा सुगमता से बह सकती है, यानी कि उसका प्रतिरोध कम होगा। और यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है तो उसमें विद्युत धारा थोड़ी रुक रुक के बहेगी, मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। तो इस प्रकार एक चालक का जो प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो विद्युत धारा और सुगमता पूर्वक बहेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो विद्युत धारा थोड़ी रुक रुक के बहेगी, मतलब उसमें रुकावट ज्यादा आएगी। इसके बाद में हमने लिखा है चालक के ताप पर। चालक के ताप में हमने क्या लिखा है कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक के ताप पर निर्भर करता है, यानी कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और मिश्र धातुएं जो होंगी उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। क्योंकि जो धातुएं होती है ना, धातुओं में तो ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही हैं बहुत सारे, और मिश्र धातुएं यानी कि जो अलग अलग पदार्थों को मिश्रित करके बनाई जाती है,
तो उनमें क्या है, थोड़े मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इनमें मिश्र धातु, तो इसलिए उनके ताप को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके उनका प्रतिरोध कम होता है। और धातुओं का यदि आप ताप बढ़ाओगे तो धातुओं का ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घटता है, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ये होते हैं आपके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद में अगली चीज आती है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है? विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, पर ये कुछ विशेष रूप से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखे थे स्टार्टिंग में, लिखे थे ना, कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो कारक हमने लिखे थे, कौन कौन से? एक तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको ले लेंगे हम समीकरण एक। दूसरा चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको ले लेंगे हम समीकरण दो। दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों परिणामों को मिलाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त परिणामों को मिलाने पर, उपरोक्त परिणामों को यानी कि जो ऊपर वाले परिणाम है इनको हम मिलाएंगे, तो ये किस प्रकार से मिलेंगे? R, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, ये L, और इसके बटे में क्या जाएगा आपका A। देखो L ऊपर है तो ऊपर है, A बटे में है तो ये बटे में दिखा। यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R बराबर आ जाएगा आपका रो L बटे A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अभी अपन ने इसकी परिभाषा नहीं निकाली है, अपन ने केवल अभी इसका संकेत निकाला है, किसको दर्शाया काय से जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? R बराबर आपका क्या आ गया? रो L बटे A। अब ये रो आपका नियतांक है, यानी कि एक विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस रो का मान निकालना पड़ेगा। तो रो का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बटे में A लिखा है, इस A का गुणा इधर R की तरफ कर दीजिए, तो ये R, और इस A का गुणा R में होगा तो R हो जाएगा। और ये जो इसके साइड में L लिखा है, इस L को इस R के बटे में ले आओ, क्योंकि देखिए जो चीज भाग में होती है वो गुणा में जाती है, और जो चीज गुणा में रहती है वो भाग में आती है। यहाँ पर ये L जो है वो इसके गुणा में है, तो ये कहाँ पे आएगा? भाग में। और ये भाग में था तो ये कहाँ पे चला गया? बराबर पे क्या बच जाएगा आपका? रो। ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होगा आपका। अब यहाँ से देखिए, इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर देखिए, यदि हम A बराबर 1 रखें और L बराबर भी रख दें 1, देखिए जरा यहाँ पे ये L है, इस L के स्थान पर क्या रखें अपन? 1। L होती क्या है? लंबाई, और A क्या है? क्षेत्रफल। इन दोनों को मैंने क्या क्या रख दिया? 1। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास? R बराबर पे क्या बचा? रो। तो देखिए, ये एकांक क्षेत्रफल है, ये एकांक लंबाई है। एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई वाले चालक में जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इनके नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। ए क्षेत्रफल है, ए लंबाई है, R प्रतिरोध है ना। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी, ये आपको लिखनी भी है यहाँ पर, मैं बोल दूंगा आप जब उतारोगे तब। अब यहाँ पे फिर देखिए, ये तो अपन ने अभी इसकी परिभाषा निकाली। अब निकालेंगे इसका रो का मात्रक। रो का मात्रक
रो का मात्रक कैसे निकालेंगे? रो बराबर आपने जो सूत्र निकाला है वो ये वाला है ना। यहाँ पर ये आर क्या है, का मात्रक क्या होता है? ओम। कल निकाला था ना अपन ने। इनटू में क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर। बटे में क्या है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी कि रो का मात्रक क्या निकल गया आपके पास? ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये 60 प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे उतार के परिभाषा लिखवा दूंगा मैं आपको। ओके।